हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 210 और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को विथ कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। पहला प्रश्न है, पहले इसको हम पढ़ते हैं। स्कूटर और एक मोपेड की कीमतें 9:5 के अनुपात में है। यदि एक स्कूटर की कीमत एक मोपेड से 4200 रुपया अधिक है तो मोपेड की कीमत ज्ञात कीजिए। क्या क्या है, स्कूटर है और मोपेड है और इन दोनों का कीमतों का अनुपात दिया है 9:5। पहले जो है उसे हम पहले लिख देते हैं। एक है स्कूटर, स्कूटर को एस से डिनोट करते हैं, मोपेड को एम से कर देते हैं, ठीक है। और इन दोनों के कीमतों का अनुपात है 9:5। 9:5 जो कह रहा बस वही हम कर रहे हैं। आगे बोला गया है, कंडीशन तो यहाँ से शुरू किया। यदि एक स्कूटर की कीमत एक मोपेड से 4200 रुपया अधिक है। यहाँ पे देखिए एक स्कूटर की कीमत मोपेड से कितना है, रेशियो में अधिक, 5 से 9 यानी कितना अधिक है, 4 अधिक है, यानी कि 4 अधिक है, यानी 4 यूनिट बराबर। लेकिन रुपया में कितना अधिक है, तो 4200 अधिक है। देख रहे हैं ना, प्रश्न का जो लाइन बोला गया है उसको आप पकड़िए। यूनिट में कितना अधिक है, स्कूटर की कीमत मोपेड से 4 अधिक है, यानी 4 यूनिट अधिक है। लेकिन रुपया में कितना अधिक है, 4200 अधिक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4200। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 4200/4 आ जाएगा। जब इसको काटिएगा तो कितना बार में काटेगा, 4 एकम 4, 0, 4 पंचा 20 और 0, यानी कि 1050 बार में कटेगा। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए 1050। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1050। अब प्रश्न में बोला गया कि मोपेड की कीमत ज्ञात कीजिए। जब हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए हैं, अब जिसका कहेगा उसका कीमत निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1050 है, तो मोपेड का यूनिट में मान कितना है, 5 है। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 1050, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 गुना 1050 हो जाएगा, बिल्कुल आराम से। तो 5 गुना 1050 कीजिएगा तो 0 गुना 5, 0 5 25 और 2 5 एकम 5, यानी कि 5250 रुपया आ जाएगा एक मोपेड की कीमत। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5250 रुपया, 5250 रुपया। अगर यहाँ कहता एक स्कूटर की कीमत, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1050, तो 9 यूनिट का वैल्यू निकालते, जितना आता वो एक स्कूटर का कीमत हो जाता। यहाँ मोपेड का कह रहा है, तो यहाँ मोपेड का यूनिट में मान 5 था, इसलिए 5 गुना 1050 किए तो 5250 रुपया आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे बिल्कुल आराम से। इसी तरह से प्रत्येक प्रश्नों को बताएंगे और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51 है और 5वें पेपर में उसे 56 अंक मिले। सभी पेपरों में सभी 5 पेपरों में उसका नया औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि सलोनी द्वारा पहले 4 पेपरों में कितना औसत अंक प्राप्त किया, 51। तो यहाँ से हम योग निकाल लेते हैं। 4 पेपर में औसत 51 है, तो योग कितना हो जाएगा, 4 गुना 51, 4 एकम 4 और 4 पंचा 20, यानी कि 204। यानी कि 4 पेपर में कुल जो अंक का योग है, कुल अंक 204 है। अब कहा था कि 5वें पेपर में उसे 56 अंक मिले, यानी कि 4 पेपर में जो अंक था उसका, 4 पेपर में औसत था 51, तो योग 204 हो जाएगा। यानी 4 पेपर में कुल अंक था कितना, कुल अंक सलोनी द्वारा 204 था 4 पेपरों में। अब 5वें पेपर में 56 अंक उसे मिला। 5वें पेपर में कितना अंक मिला, 56 अंक। तो 4 पेपर में कुल अंक 204 था, 5वें पेपर में 56 अंक मिला, तो कुल 5 पेपर में कितना अंक मिला, अब 5 हो गया ना, पहले 4 पेपर था, 5वां पेपर में 56 अंक मिला, तो अब पेपर कितना हो गया, 5। यानी कि 5 पेपर में कुल अंक अब कितना हो गया टोटल, 204 में 56 जोड़ दीजिए तो 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 1 6 2, यानी कि 260 अंक कुल हो गया 5 पेपर में। हमको तो कुल अंक नहीं निकालना 5 पेपर का, हमको सभी 5 पेपर का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अंकों का योग बट्टा अंकों की संख्या। तो योग हमको निकल कर आ गया 260 और इसको औसत निकालना है, इसको किससे भाग करेंगे, 5 से, क्योंकि पेपर 5 है तो इससे 5 से भाग करेंगे। तो 260 को 5 से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, काट दीजिए। 260 को 5 से भाग कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 5 25 1 5 दूना 10, यानी कि 52। तो सलोनी द्वारा 5 पेपरों में औसत अंक कितना है, 52। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 52।
बस कुछ नहीं करना था। और एक बार नहीं समझे तो और एक बार, सलोनी द्वारा 4 पेपर में औसत अंक 51 था, तो 4 गुना 51 की दी टोटल योग आ गया। 4 पेपर में कुल कितना अंक? 204 अंक। अब कहता कि 5वें पेपर में उसे 56 अंक मिला। 4 पेपर में कुल अंक 204 था, 5वें पेपर में 56 अंक मिला, तो टोटल 260 अंक हो गया 5 पेपर में। हमको 5 पेपर का कुल अंक नहीं बताना था, हमको 5 पेपर में कुल औसत कितना आया अंक वो निकालना था, औसत निकालना था। तो योग 260 है, तो उसको 5 से भाग कर देंगे तो औसत निकल कर आ जाएगा। तो 260 को 5 से भाग किए तो 52 आ गया। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है ये सीआई से प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित प्रश्न है, गुना-गुनी वाला। नहीं बताए, एक धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो गई, तो कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी? गुना-गुनी वाला प्रश्न। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। 15 वर्ष में कितना गुनी हो गई? 2 गुनी हो गई। तो कहता कि प्रश्न में कितने वर्षों में यह कितना गुनी हो जाएगी? 8 गुनी हो जाएगी। जैसे बोला गया वैसे हम लिख दिए बिल्कुल आराम से। 15 वर्ष में 2 गुनी, कितने वर्षों में 8 गुनी। तो देखिए जब भी ऐसे रहेगा ना गुना-गुनी वाला, कुछ नहीं करना है। ये 2 का आप क्या किए हैं, मतलब 2 के पावर कितना किए हैं कि 8 आ गया है। तो हम आप बोलिएगा कि 2 का क्यूब किए हैं तब 8 आ गया। 2 का क्यूब कीजिए तब ना 8 आ गया। तो 2 का क्यूब किए। अब क्या कीजिएगा, ये 15 को ये 3 से गुना कीजिएगा। ये 15 और ये इन 3 मतलब 15 और 3 को गुना कीजिएगा आपस में। 15 तिया 45, यानी 3 से यहाँ गुना कर दीजिए ना, 15 तिया 45। तो 45 वर्षों में ये कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। कितने वर्षों में? 45 वर्षों में। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो एक और बार इसको हम मिटा देते हैं। इसको हम क्या करेंगे? मिटा देंगे अभी। ठीक है, मिटा दिए। अब चलिए फिर से, 15 वर्ष में कितना गुना? 2 गुना। तो कहता है कितने वर्ष में कितना गुना होगा? 8 गुना। तो यहाँ से ये नहीं देखना कि 2 चौके 8, 4 गुना 4 किए, तो यहाँ इधर भी गुना 4 करेंगे। 15 चौके 60 वर्ष, ऑप्शन बी मार के आंसर आगे बढ़ेंगे। गया आपका नंबर चल जाएगा बोरा में। 2 नंबर कहते हैं, 1 नंबर, एक ही नंबर होगा ना BRC पिंडू में 1 नंबर, तो आप चल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, इधर से 4 गुना होगा, इधर भी 4 गुना करके आंसर देखिए, ऑप्शन वो भी दिया है, 60 दिया है। तो ऐसा गलतियाँ आप नहीं कीजिएगा। आप कैसे कीजिएगा, क्या कीजिएगा, अब हमको बताते हैं। तो यहाँ देखिए 2 का क्या किए हैं, जो 8 आ गया। 2 का क्यूब किए हैं, 2 का क्यूब किए हैं, 8 आ गया। 2 का क्यूब किया 8 आ गया। तो यही क्यूब को इधर जो 15 वर्ष है इससे गुना करना है। तो 15 को किससे गुना करना है? यही क्यूब से, नहीं 3 से। 15 तिया 45। तो 45 वर्षों में वही धनराशि 8 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में? 45। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 45। 60 नहीं मार के आ जाइएगा, नहीं तो समझ जाइए आप खुद। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। और सारे प्रश्न का PDF आपको क्रेजी जीएस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जाके बिल्कुल समझ रहे हैं ना क्या करना है। देखिए प्रश्न, एक आयत के क्षेत्रफल का मान उसकी लंबाई के मान का 6 गुना है। यदि लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है तब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई डायरेक्ट नहीं दिया है, कंडीशन लगा दिया है। अब उसी कंडीशन को सॉल्व करके आपको लंबाई चौड़ाई का मान निकालना है, उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाहते हैं? देखिए प्रश्न पहले क्या बोला गया उसको पढ़िए। एक आयत का क्षेत्रफल का मान, यानी कि जो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का मान लंबाई के मान का 6 गुना, यानी कि L के मान का 6 गुना है। यहाँ तक समझे? आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई लंबाई के 6 गुने के बराबर है। ठीक है, अब आगे बोला गया कि यदि लंबाई चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर L से L कट जाएगा, L से L काट दिया तो यहाँ से B का मान कितना आ गया? 6। B का मान 6 आ गया। अब यहाँ बोला गया कि लंबाई है चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ये जो लंबाई होगा चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक होगा। चौड़ाई का मान हम 6 निकाल लिए हैं, तो कहता चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी चौड़ाई से, यानी 6 से 2 अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम पता कर लिए कि चौड़ाई का मान B यानी 6, लंबाई का मान 8। जब लंबाई चौड़ाई निकाल लिए तो क्षेत्रफल को बच्चों निकाल लेगा। तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई 8 चौड़ाई 6, 8 छक्के 48 वर्ग सेंटीमीटर। आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, 48 वर्ग सेंटीमीटर। बस यही तो मेन कंडीशन था। यहाँ कैसे कैसे क्या करना है उसको समझना पड़ेगा। क्या किए? बोला गया था आयत का क्षेत्रफल का मान यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई का मान लंबाई के 6 गुने के बराबर है। तो लंबाई यानी L के 6 गुने के बराबर है। L से L कट गया तो यहाँ से B का मान 6 आ गया। अब कहता है लंबाई है ना चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। जब यहाँ चौड़ाई का मान 6 आ गया तो लंबाई 2 अधिक यानी लंबाई 8 आ जाएगा। अब क्षेत्रफल कहता तो 8 गुना 6 की 8 6 48। अगर परिमाप कहता तो 2 × L + B करके आंसर निकालते, तब 8 से 14 दूना 28 हो जाता। जो कहता वो निकाल लेते। लंबाई चौड़ाई आपके पास है तो विकर्ण निकालिए, परिमाप निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए, जो कहता वो निकालते। हाँ, लेकिन
कंडीशन सप्लाई, लंबाई चौड़ाई पता होना चाहिए। तो पता किए, निकाल लिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्रमशः 5 और 150 है। उनमें से एक संख्या दिया हुआ 130, 130 नहीं है, 30 है। तो दूसरी संख्या क्या होगा? ओहो, दूसरी संख्या बोला गया है, दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बट्टे पहली संख्या। इसी में बैठा दीजिए। एचसीएफ कितना है? 5 गुना एलसीएम 150 बट्टे पहली। अरे वाह, कहाँ से आ गया ये सब? बट्टे पहली संख्या कितना है? 30 है। तो काट कूट कीजिए, 30 से 150 5 बार में, अब 5 या 25, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 25। दूसरी संख्या 25, आंसर ऑप्शन डी। ये फॉर्मूला पे आधारित प्रश्न था। नेक्स्ट है, ये आ गया नवधारा बोट एंड स्ट्रीम। देख रहे हैं ना, प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं, बिल्कुल आराम से समझाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। ये नहीं कि एक बार देखिए समझ में नहीं आया हटाओ। आपको समझ में आ रहा है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। हम नहीं बोलते कि आप सब्सक्राइब करिए लीजिए, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तब कीजिएगा। प्रश्न है कि एक नाव स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि यहाँ पे नाव का चाल 10 किलोमीटर, धारा का 4 किलोमीटर दे दिया है। तब कहा था कि 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में नाव को कितना समय लगेगा? बिल्कुल आसान है। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? स्थिर, एक नाव स्थिर पानी में, यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल है। स्थिर जल में मान लेते, क्या करेंगे आराम से। स्थिर जल में नाव की चाल, देखिए पूरा बेसिक से जा रहे हैं आपके लिए। एक्स मान लिए, एक्स किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल, धारा की चाल, जब नाव की चाल एक्स माने, धारा की चाल वाई मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर धारा के अनुकूल जाना है, धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम और प्रतिकूल अप स्ट्रीम, प्रतिकूल। अगर धारा के अनुकूल जाइएगा ना, तो जिधर धारा बह रही है उधर आप नाव के लेके जाइएगा, तो क्या होगा? चाल जुड़ जाएगा, यानी कि नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगा। अगर धारा के प्रतिकूल जाइएगा तो दोनों की चाल घट जाएगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं ना? अगर अनुकूल जाएगा तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा, प्रतिकूल जाएगा दोनों का चाल घट जाएगा। बस इसको हमको समझाना था, आप समझ गए होंगे। अब प्रश्न में बोला गया है क्या कि 30 किलोमीटर जाना है धारा के प्रतिकूल, तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? सबको पता है, समय निकालना है ना। वो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना किलोमीटर जाना है? 30 किलोमीटर जाना है। अब देखिए, धारा के अनुकूल जाना है कि धारा के प्रतिकूल? धारा के प्रतिकूल। जब प्रतिकूल जाएंगे तो चाल घट जाएगा, तो यानी कि चाल घट जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो 30 बट्टे एक्स और वाई का मान तो पता है कितना है। स्थिर जल में नाव की चाल एक्स माने थे ना, तो यहाँ पे स्थिर जल में नाव की चाल 10 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको हटा के 10 कर लिख देते हैं ना। एक्स वाई तो माने हैं कि लिखिए देते हैं। जब दिया हुआ तो काहे करेंगे, रुकिए इसको हटा देते हैं। कहाँ गया इरेजर? इसको यहाँ से हटा देते हैं। एक्स वाई माने हैं ना, तो इसके जगह ये रख देते हैं, क्योंकि चाल दिया हुआ। नाव की चाल कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। दिया हो तो फिर एक्स वाई का मानेंगे। ठीक है, तो एक्स का मान कितना है? 10, वाई का मान 4 है, तो एक्स माइनस वाई है ना, तो 10 माइनस 4 हो जाएगा। तो 30 बट्टे 10 माइनस 4, 6 पंचे 30, 5 घंटा लगेगा धारा के प्रतिकूल जाने में। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन बी, 5 घंटा। बस ऐसे बनाना है। अगर अनुकूल का था दोनों को जोड़ देते, तब 30 से भाग करते। प्रतिकूल का है इसलिए दोनों का चाल घटा दिए, अनुकूल का था दोनों का चाल जोड़ देते हैं। प्रश्न है ये, पानी टंकी से, पाइप एंड सटर्न से, पाइप ए एवं बी एक पानी की टंकी को 10 घंटे 15 घंटे में भरते हैं। दोनों पाइपों का उपयोग करके एक साथ करने पर टंकी कितने देर में भरेगी? ये बच्चा वाला प्रश्न है। इसको बहुत तरह से बना सकते हैं। जिस तरह देखिए, 10 ए पाइप 10 घंटे में, बी 15 घंटे में। अब बट्टा दोनों को जोड़ दीजिए, 15 10 25, काट कूट कीजिए, 5 या 25, 5 या 15, 5 दूना 10, 2 या 6 घंटा हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 घंटा। अगर ऐसे आपको नहीं पता तो ऐसे कीजिए, कैसे? एक पाइप 10 में, एक कितना हमें 15 में, दोनों कैल्शियम ले लीजिए, टोटल निकालिए, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 10 या 30, 15 दूना 30, तो टोटल है 30। अब भरना है दोनों को मिल के, यानी 3 2 5, 5 से भाग कीजिए, 6 आ जाएगा, 6 घंटा। जैसे आपको आसान लगता है वैसे कीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है, एक
लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का दुगुना। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? यहाँ फॉर्मूला पे आधारित प्रश्न है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h, इसका कहा रहा है कि दुगुना। ठीक है, जो करा वही करेंगे। उसके आयतन के मान के बराबर है, तो आयतन कितना होता है बेलन का? πr²h, πr²h कह दिया, बस जितना कहा उतना कर दिए। अब कहता है कि त्रिज्या के निकालना है, बस काटा पीटी कीजिए। h से h खत्म, हाइट से हाइट खत्म, पाई से पाई खत्म। यहाँ 2 ठो आर है, यहाँ 1 ही ठो आर है। एक आर यहाँ से गया, एक आर यहाँ गया, तो इधर 1 ही आर बच गया। इधर कितना? 2 दूना 4 बचा, इधर 1 ही आर बचा। तो आपको आर का ही मान निकाला था ना त्रिज्या, तो आर का मान कितना आ गया? 4। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4। हाँ, लेकिन फॉर्मूला आना चाहिए तभी ये बनेगा। नेक्स्ट देखिए, एक टोकरी में 350 अंडा है, 12% अंडा सड़ गया, तो कितना बचा? ये भी कोई प्रश्न है। 350 टोटल अंडा है, 12% सड़ गया। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। जितना अंडा होगा टोकरी में अपने आप में 100% होगा। 100% में 12% अंडा सड़ गया, तो कितना परसेंट बचा? 88%। बस 350 का 88% निकाल लीजिए। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूना 10, 5 7 35, 2 से 88 44 बार में, 44 गुना 7 कीजिएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 308 अंडा अभी भी बचा हुआ है उस टोकरी में सड़ने के बाद। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 308। था कितना? 350। 308 क्यों होगा? क्योंकि 12% अंडा सड़ गया था, इसीलिए हुआ। ये आज का लास्ट प्रश्न है। चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। चावल पर अपना मासिक खर्च पर स्थिर रखने के लिए एक परिवार को चावल की मासिक खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए? देखिए, जब ऐसे प्रश्न पूछेगा ना, वृद्धि अधिक, क्या करना? 25% वृद्धि है ना, तो 25 लिखिए। वृद्धि है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। 25% वृद्धि का मतलब क्या हुआ? नीचे में 100 में 25 जोड़ दीजिए, 125 और गुना 100। कमी रहता तो ऊपर में कमी लिखते, नीचे में 100 उतना घटा देते, तब गुना 100 कर देते। 25% वृद्धि है ना, इसलिए 25 लिखिएगा। बट्टा नीचे में 100 प्लस 25, क्योंकि वृद्धि हो रहा है। 100 में 25 जुड़ जाएगा, 125 गुना 100, तो काटा पीटी कीजिए। 25 पंचे 125 और 5 से 100 20 बार में, तो 20% का कमी करना पड़ेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 20% कमी। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। आई होप सारे प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।